हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सिक्स लेक्चर लेवी ऑफ जीएसटी। हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है और हर चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। इस चैप्टर से सीए इंटर या सीए फाइनल दोनों तरह के एग्जाम में या सीएस सीएम में हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर में नोटिफिकेशन की अगर बात करूं तो अमेंडमेंट नोटिफिकेशन कोई ज्यादा नहीं आई है। बट अगर मैं बात करूं, अगर हमें याद करने की बात करूं तो 20 अलग अलग तरह की सर्विसेज जो आरसीएम में लिस्ट होती है वो हमें लर्न करनी है। पर क्या हमें इतनी भारी भरकम 20 सर्विसेज और उसकी डिटेल एनालिसिस क्या हमें याद करनी पड़ेगी? क्या हमें याद हो जाएगी? तो मैंने आपके लिए कोई 3 ऐसे शब्द निकाले हैं और बड़ी मेहनत से निकाले हैं। उसके बाद आप चुटकियों में ये सारी की सारी 20 की 20 रिवर्स चार्ज की सर्विसेज आपको याद हो जाएंगी। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं लेवी का, अपना जीएसटी का कंसेप्ट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था जी? लेवी के लिए हमने समझा था कि जीएसटी या किसी भी टैक्स लॉ के 3 पिलर होते हैं। पहला लेवी, दूसरा रेट और तीसरा कलेक्शन। लेवी के बारे में हमने बात करी थी कि लेवी होती है सप्लाई वर्ड पे। हमने एक छोटी सी बात करी थी, लेवी सप्लाई वर्ड पे होती है। अब इसको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये आपके सामने टोल टैक्स है। आपकी गाड़ी टोल पे जा रही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप गुड़गांव टोल पे जा रहे हो और गुड़गांव से पहले महिपालपुर से ही वो टोल शुरू हो जाता है। तो बताओ आपके ऊपर टैक्स का लेवी कब हुआ? जब आपने रोड पे चढ़ाई कर दी, या आप टोल पे पहुंच गए हो, या आपने टोल क्रॉस कर दिया। सर बताइए, आपके ऊपर लेवी कब क्रिएट होगा? टोल क्रॉस करने पे तो नहीं होगा। अगर टोल क्रॉस करने पे होगा तो बंदा टोल क्रॉस करेगा और टैक्स पे करके भाग जाएगा, टैक्स बिना पे करे भाग जाएगा। फिर आप बोलोगे जी रोड पे चढ़ते ही हमारे पर लेवी हो जाएगा। टोल की रोड पे जैसे ही आप चढ़े, आपके ऊपर लेवी चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं लेवी होना। मतलब लेवी हुई है अभी, आपके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, कलेक्शन अभी आगे होगी। दोनों अलग अलग बातें हैं जी, लेवी एंड कलेक्शन। लेवी एंड कलेक्शन। कलेक्शन कहां पे होती है जी? जब आप इस टोल की विंडो पे पहुंच जाओगे और विंडो पे पहुंचने के बाद आप बोलोगे जी ये मेरी गाड़ी की पर्ची है, तो आपके ऊपर लेवी हो जाएगी। कुछ बातें इस एग्जांपल से मैं आपको आगे कनेक्ट कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, लेवी किस पे होती है, इंसान पे या एक्टिविटी पे? आप बोलोगे सर लेवी तो इस बंदे पे हुई है, जो बंदा बैठा है इस बंदे पे हुई है, या इस गाड़ी पे हुई है। सर लेवी तो गाड़ी पे हुई है, इंसान पे, पर्सन पे नहीं होती। अगर ये बंदा गाड़ी छोड़ के पैदल चल पड़े तो बताओ टोल टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना सर, ये पर्सनल टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स इस पर्सनल टैक्स नहीं है। पर्सन पे लगता है, पर्सन की एक्टिविटी पे लगता है। पर्सनल टैक्स क्या होता है? हमारा इनकम टैक्स हमारा पर्सनल टैक्स होता है। इस सारे कंसेप्ट को मैं आपको यूज करने वाला हूं, बड़ी ध्यान से मेरी क्लास को सुनना। कलेक्शन जो होती है वो कब होती है? सर लेवी है तो कलेक्शन है, लेवी है तो कलेक्शन है, लेवी है तो कलेक्शन है। सर ये पागल हो गए क्या? बार बार ये बातें बोले जा रही हो, ये बार आपके बड़े दूर तक जाने वाली है। मैंने कहा जी इस गाड़ी ने, कुछ टोल टैक्स में ऐसा होता है, कुछ टोल में होता है हरियाणा के, जहां पे टोल से जस्ट पहले यू टर्न का ऑप्शन होता है। तो कहते हैं जी आप यहां तक पहुंच गए और आपको अभी भी लगता है कि टोल टैक्स नहीं देना, तो आप यहां से यू टर्न मार के निकल जाओ। बताओ लेवी क्रिएट होगी? लेवी क्रिएट नहीं होगी। क्या कलेक्शन होगी? सर कलेक्शन भी नहीं होगी। लेवी के बिना कलेक्शन नहीं है। आप आगे फंस जाओगे आरसीएम वाले कंसेप्ट में। आप सोचोगे सर इस पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा इस एग्जांपल को याद कर लो, लेवी के बिना कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये बंदा आगे गया और आगे जाके
इसके पास पैसे खत्म हो गए, इसने बोला मेरे पैसे वैसे नहीं, मुझे माफ कर दो। तो माफ करना एक अलग चीज है, लेवी होना और एक माफ करने में डिफरेंस है। एग्जम्पशन होना एक अलग चीज है। जैसे मान लो ये गाड़ी एमपी एमएलए की है, और एमपी एमएलए पे लेवी तो क्रिएट हो गया रोड पे चलते ही, बट उन्होंने कहा जी माफ करो, इनको जाने दो, मतलब बाद में इसको एग्जम्प्ट कर दिया, इसको बोलते हैं एग्जम्पशन। दोनों अलग अलग बातें हैं। तो कलेक्शन तब होगा जब आप अल्टीमेटली एग्जम्पशन में भी नहीं आ रहे और लेवी भी हो रही है, तब आपका टैक्स कलेक्ट होगा। और कलेक्शन होगा तो आरसीएम लगेगा। इस कंसेप्ट को आगे हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो हर एक टैक्स में लेवी का एक सेक्शन बनाया गया है। जैसे कि सेल में लगता था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता था, हमारा वैट लगता था किस पे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। एक्साइज लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। एंट्री लग वी हैव एंट्री टैक्स किस पे लगता था, एंट्री पे लगता था। और सर्विस लगता था रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पे। तो हर एक टैक्स का एक लेवी पॉइंट होता है। ऐसे ही हमारा जो जीएसटी है उसका जो लेवी पॉइंट है वो क्या है, सप्लाई है। तो इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करते इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने नोट्स से। ये हमारे नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं इस चैप्टर के लिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको नोटिफिकेशन दे दी है, और उसके बाद मैंने आपको सर्कुलर दे दिया। सर्कुलर हमारा एक ही इस पे आया हुआ है, नहीं सर्कुलर हमारे दो दो तीन आए हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम लेवी के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अपने सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेवी का सेक्शन है जहां से हमें स्टार्ट करना है। एक एक वर्ड को एनालाइज करना है। ये हमारा सेक्शन 9 है सीजीएसटी एक्ट का, और पैरेलल सेक्शन है एसजीएसटी आईजीएसटी एक्ट का। अगर लेवी इंट्रा स्टेट हो रही है तो सेक्शन 9 में होगी। अगर लेवी आईजीएसटी की हो रही है इंटर स्टेट तो सेक्शन 5 में लेवी हो। तो लेवी का ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको कंपैरिजन के लिए दे दिया है बस, ताकि आपको पता रहे कि पैरेलल सेक्शन हमारा आईजीएसटी एक्ट में भी है। तो हमें जो पढ़ना है, अच्छा एक बात है, ये तो होगा सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का। सेम एक सेक्शन होगा सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी एक्ट एंड यूटी जीएसटी एक्ट। वहां पे भी ये सेम सेक्शन होगा, कट कॉपी पेस्ट। ये बात आप आगे ध्यान रखेंगे कि अगर मैं आपको सीजीएसटी एक्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये एसजीएसटी यूटीजीएसटी, तो हम सिर्फ एसजीएसटी सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो हम इसको पढ़ रहे हैं तो मान लेंगे हमने एसजीएसटी यूजीएसटी पढ़ लिया, तो हमारा सारा फोकस अब रहेगा सेक्शन 9 पे। सेक्शन 5 हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सेम टू सेम पैरेलल है यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी एक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है लेवी के बारे में, इसको हम समझते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 को ध्यान में रखते हुए, इग्नोर करते हुए नहीं, ध्यान में रखते हुए। अगर लिखा होता नॉट विथ स्टैंडिंग सबसेक्शन 2 तो इग्नोर करते हुए उसका मतलब होता है देयर शैल बी अ टैक्स। सर ये शेल वर्ड क्यों यूज हुआ है, शेल का मतलब होता है मैंडेटरी। जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज, इट इज नॉट अ ऑप्शनल चार्ज। टैक्स मैंडेटरी चार्ज होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मैंडेटरी। तो मैंडेटरी चार्ज है तो ये आपका 100% लगेगा। अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ सर स्टेट वाली बात कहां लिखी होगी, स्टेट वाली बात एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट में लिखी होगी, सेम बात। कह रहा है ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंट्रा क्यों नहीं कवर किया, इंट्रा हमने यहां कवर किया है एज इट इज आईजीएसटी एक्ट में, तभी मैंने इसका कंपैरिजन दिखाया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने इंट्रा करा दिया, इंटर कहां लिखा हुआ है, इंटर सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको सर हमने एक जगह और बाहर किया था, एक हमारा आर्टिकल है आपको याद होगा, आर्टिकल 366 12A में ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहां पे भी हमने इसको बाहर किया था, ये सेम बात लेवी में लिख दी। सर ये रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं, अरे भाई साहब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वहां वो बात लिख दी है, दोबारा हमारे को एक्ट में वो बात लिखनी है, क्योंकि हर कोई तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ता ना। कुछ लोग एक्ट ही पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते ही नहीं है।
तो दो बातें यहाँ पे वही बात लिखी है जो हमारे संविधान में लिखी हुई। उसके बाद लिखा हुआ है जी, एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। पहली बार ऐसा लॉ बना है जहां पे रेट स्पेसिफाई नहीं किया, रेट की कैप दे दी। समझते हो? कैप, कैप मतलब लिमिट। गवर्नमेंट ने बोला हम आपको रेट नहीं बता रहे, हम आपको रेट बताएंगे नोटिफिकेशन निकाल के। आपको याद होगा एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर। हम कहते हैं जी नोटिफिकेशन में बताएंगे क्या रेट है, अलग अलग रेट है हर चीज के, बट यहाँ पे हमने आपको कैप दे दी। सर आप बोलोगे 20 नहीं, हमने 28 भी सुना हुआ है। अरे वो 28 दोनों का मिला के है, ये आपका हो गया एस CGST एक्ट का। ऐसे ही होगा आपका SGST एक्ट का भी। टोटल हो जाएगा 20 + 20 40, मतलब मैक्सिमम 40% तक गवर्नमेंट GST लगा सकती है, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। एक वीडियो डाली मैंने बहुत पहले, 1 साल पहले, अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहां पे मैंने लिखा 20%। तो एक बच्चे का कमेंट आया, सर आप गलत क्यों पढ़ा रहे हो, आप तो पुराने रेट पढ़ा रहे हो, ये रेट तो 20% तो वो रेट ही नहीं है, 40% है। मैंने कहा भाई साहब हम पढ़ रहे हैं CGST एक्ट। CGST एक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसका डबल कर लेना। अगर लिखा हुआ है 3 तो आप 6 समझना उसको, अगर लिखा हुआ है 1 तो आप उसको 2 समझना, क्योंकि SGST एक्ट केजरीवाल जी का एक्ट कौन पढ़ेगा, वहां भी तो लिखी हुई है सेम बात। तो आप ध्यान रखना CGST एक्ट में अगर कोई बात लिखी है 0.5 तो आप समझ लेना वो 0.5 नहीं है, वो क्या है, 1%। टोटलिटी में वो 1% है। और IGST में लिखा हुआ है 40%, क्योंकि IGST लॉ पूरा एज ए होल होता है, उसके अंदर 40% दिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। बार बार बच्चे सवाल पूछते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हो, गलत नहीं पढ़ा रहा मैं, ये मैं CGST एक्ट पढ़ा रहा हूं, वहां पे एक ही रेट आपका दिया होगा 20%। उसके बाद एज नोटिफाई, जो कि नोटिफिकेशन निकालेगी। कलेक्टेड, सर लेवी अलग चीज है और कलेक्शन अलग चीज है। दोनों बातों को जिसने मिक्स कर दिया पेपर में, वो बच्चा एग्जाम में सही आंसर नहीं दे पाएगा। लेवी अलग चीज है और कलेक्शन अलग चीज है। एज द मेनर एज में बी प्रेस्क्राइब, shall be paid by taxable person, shall be taxable person। एक हमारे सीनियर हैं जो कि इन्फोसिस में पढ़ाते हैं, बहुत बड़े सीनियर हैं। तो एक बार ऐसी बात चल रही थी कि सर GST पे कहाँ कौन करता है, ये बात कहाँ लिखी हुई है। तो उन्होंने बोला राहुल मैं होल्ड में हूँ, एक काम कर तू सेक्शन 9 खोल ले एक बार। मैंने खोल लिया सेक्शन 9। कह रहा इसकी लाइन पढ़ी है, बोली क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा सर सप्लायर लिखा होगा। कह रहे सप्लायर वर्ड नहीं लिखा, करेक्ट योर नॉलेज, सप्लायर वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल पर्सन। एंड हु इज टैक्सेबल पर्सन, हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर। मतलब कि सप्लायर भी हो सकता है, टैक्स पे करने वाला सप्लायर भी हो सकता है, और रेसिपेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टैक्सेबल पर्सन। वो टैक्सेबल पर्सन सप्लायर भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने सप्लायर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करा, लेवी वाले सेक्शन में टैक्सेबल पर्सन यूज करा है। वो सप्लायर भी हो सकता है और रेसिडेंट भी हो सकता है। तो ये बात हमने पढ़ ली। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर मेन बात ये थी कि इंटर पे लगेगा। पहली बात इंटर पे लगेगा, दूसरी बात एल्कोहल पे नहीं लगेगा, रेट हमारा, रेट की लिमिट दे दी है, रेट स्पेसिफाई नहीं करा, और कलेक्शन का मोड बता दिया टैक्सेबल पर्सन। अब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 को। यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोल, डीजल, मोटर स्पीड, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल। इसके ऊपर GST नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब GST काउंसिल डिसाइड करेगी। सर ये हम पढ़ चुके हैं पहले, क्यों रिपीट करवा रहे हो। रिपीट में आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप भूल गए हो, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। सर ये बात हमने कहां पढ़ी थी, याद नहीं आ रही। ये पढ़ी थी हमने आर्टिकल 246A में, ये सेम बात हमने पढ़ी थी कि वहां पे भी लिखा हुआ था GST लगेगा पेट्रोल वगैरह पे उस डेट से जब GST काउंसिल डिसाइड करेगी। तो अल्कोहल को यहां बाहर किया परमानेंटली, और पेट्रोल वगैरह को यहां बाहर किया। कुछ लोगों की क्वेरी आई सर ये नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस में क्या LPG आती है, क्या CNG आती है। आंसर इज नो। सर क्या LPG पे CNG पे GST लगता है, लेवी तो होता है, लेवी तो होता है,
बट आगे जाके गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्प्ट किया हुआ है। दोनों बातों में डिफरेंस है। एक, जब मैं कराऊंगा आपको चैप्टर अपना एग्जामिशन वाला, तब मैं आपको समझाऊंगा कि जीएसटी के 3 दरवाजे हैं और 3 दरवाजों से निकलने के बाद जीएसटी लगता है। उस वीडियो का आप वेट करो, आप तब आपको समझ में आएगा। तो सीएनजी एलपीजी नेचुरल गैस नहीं होते। एग्जामिनर घुमा सकता है आपको, वो आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताओ एलपीजी सीएनजी पे जीएसटी लेवी होता है, आप बोलोगे यस लेवी नहीं होता क्योंकि नेचुरल गैस में आता है। ध्यान रखना, एलपीजी सीएनजी इज नॉट नेचुरल गैस। चलिए जी आगे चलते हैं। ये हमारा सबसेक्शन 2 हो गया। अब हमारा आ गया मेन सबसेक्शन, जिसके बारे में आज हमारी पूरी क्लास डिवोटेड है। 20 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें याद करने हैं एग्जाम के, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे याद करने हैं। द गवर्नमेंट में रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स, द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय रिवर्स चार्ज। कह रहे जी रिवर्स चार्ज पे हम आपसे जीएसटी पे करवाएंगे। ये हमारे जीएसटी के अलग अलग रेट हैं, 0%, 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%। ये आपको याद नहीं करने, एग्जामिनर हमेशा आपको रेट, आपको एग्जाम सेंटर पे एग्जाम क्वेश्चन में आपको एग्जामिनेशन में आपको हमेशा रेट आपके पेपर में दिए होते हैं। हम बात कर रहे हैं सर कुछ नहीं कि सर ये बताओ मेरे को कि ये, पहले ये समझा दो इंट्रा और इंटर क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं एक बार। ये हमारा रह गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर। सर इंट्रा क्या होता है? इंट्रा होता है जब आप एक स्टेट से बाहर नहीं जाते, सेम स्टेट में रहते हो। वो स्टेट कौन सी होनी चाहिए? वो स्टेट इंडियन स्टेट होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप सेम स्टेट में माल बेच रहे हो, सेम स्टेट में सर्विस दे रहे हो, तो आप क्या हो गए? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गए। अब मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ गया कि एक बंदे ने गुजरात से गुड्स भेजा न्यूयॉर्क स्टेट में, तो आप बोलोगे ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, भाई लगेगा इंटर हो गया। बट इंडियन स्टेट में, अगर आप सेम इंडियन स्टेट में, सेम यूनियन टेरिटरी में अगर आप गुड्स दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा पे क्या लगता है? सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या एक स्टेट से दूसरी कंट्री में अगर आप गुड्स भेज रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इस पे लगेगा आईजीएसटी, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ध्यान रखना ये बात। इस बात को मैं समझाता हूं एग्जांपल से। मिस्टर ए ने कोई गुड्स भेजा मिस्टर बी को, तो ये क्या बनेगा? दोनों के दोनों कहां पर हैं? दिल्ली में हैं। दोनों दिल्ली में हैं, तो क्या बनेगा? ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगा। फिर उसके बाद दिल्ली से गुड्स गया हरियाणा में, तो ये क्या बनेगा? इंटर स्टेट सप्लाई बनेगा। ये हो गया बेसिक लेवल। अब मैं आपको देता हूं थोड़ा एडवांस लेवल। डीम का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा। मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा। ये डीम वर्ड आपकी जान छोड़ने वाला नहीं जब तक आप सीए नहीं बनते, और फ्यूचर में आप प्रैक्टिस करोगे, डीम वर्ड बहुत बार आपकी लाइफ में आएगा। मतलब मान लो, है नहीं ऐसा, बट मान लो ये इंटर है। पहली बात है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वाले केस में हम क्या मानते हैं? इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, क्योंकि किसी और कंट्री से, किसी और कंट्री की स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, हम उसको इंटर मानते हैं। एक्सपोर्ट के लिए भी हम इंटर मानते हैं। और ये है थोड़ी बात इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकती है, कि अगर हमने कोई सप्लाई करी है एससीजेड यूनिट को, सर ये एससीजेड यूनिट क्या होती है, इसको समझाओ जरा एक बार हमें। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में या कुछ सिटीज के अंदर कुछ स्पेशल एरिया होता है, जैसे कि नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में है। कुछ स्पेशल एरिया है, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स हैं जिनके आगे लिखा होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं कि इनका सिर्फ काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना। तो गवर्नमेंट इनको स्पेशल बेनिफिट देती है कि आपकी बिल्डिंग इस एरिया में रहेगी, इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते, इस एरिया के बाहर आपको कोई गुड्स नहीं बेचना, सर्विस नहीं देनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो बिल्डिंग है ना, इसको हम मान लेंगे, ये बिल्डिंग मान लेंगे कि ये इंडिया के बाहर है। बताओ, ये जो बिल्डिंग है हमने ये मान लिया कि ये बिल्डिंग इंडिया के बाहर है, तो बताओ
ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी नहीं होगी। मान लो एक बिल्डिंग नोएडा में एक कंपनी है, उस नोएडा की कंपनी ने एक सप्लाई करी SEZ को, जो कि नोएडा में ही है। हमने इसको मान लिया कि ये आउट ऑफ इंडिया है। तो बताओ, एक स्टेट में सप्लाई करने पे भी, एक स्टेट में सप्लाई करने पे भी क्या बन गई वो? इंटर स्टेट सप्लाई बन गई, क्योंकि हमने इस बिल्डिंग को इंडिया के बाहर ही मान लिया। इस कंसेप्ट को हम दोबारा यूज करेंगे जब हम करेंगे अपना CA फाइनल का कोर्स। वहां पे पढ़ेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जो कि आपके कोर्स का विषय नहीं है। आप इतना समझ लो यहाँ पे कि नोएडा से नोएडा भेजने पे अगर SEZ को भेज रहे हैं तो उसको हम क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। यहां से एग्जामिनर आपको MCQ में क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम विद इन सेम स्टेट सप्लाई करने पे भी इंटर मानते हैं, सप्लाई टू SEZ या सप्लाई बाय SEZ। तो ये हमारा कंसेप्ट था जो हमने समझ लिया। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, सर GST पे करने की प्राइम लायबिलिटी किसकी है? प्राइम लायबिलिटी तो सप्लायर की है। ये बंदा प्राइमली इंपॉर्टेंट है, ये GST पे करे, क्योंकि हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बेस्ड है इस कंसेप्ट पे कि कंज्यूमर टैक्स जमा कराएगा सप्लायर को और सप्लायर वो टैक्स गवर्नमेंट को देगा। 99% 99% सप्लायर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट। 99% सप्लायर ही टैक्स पे करता है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। ये अब आप नोट कर लो, इस कंसेप्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। जब सप्लायर टैक्स कलेक्ट करके कंज्यूमर से गवर्नमेंट को देता है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। कुछ जगह पे सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही होती है और ये सप्लायर थोड़ा सा वीक होता है। ये क्या होता है? वीक होता है। या वीक होता है या फिर थोड़ा सा अनेबल नहीं होता कि वो कंप्लायंस कर पाए। अब वीक का मतलब ये नहीं कि वो पतला सा होता है, उसका वजन 45 किलो का होता है, हड्डी होती है उसके, ऐसे वीक नहीं कह रहा। वीक मतलब उसको कंप्लायंस करने की नॉलेज नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो एक ट्रक वाला है, एक ट्रक वाले को, एक ट्रक वाले ने कोई सामान आपका लेके जाना है यहाँ से दिल्ली से यूपी, और वो आपसे 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है। ये सप्लायर 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है किसी कंपनी से। अब उसको बोला जाए कि एक काम कर भाई, ये 10,000 रुपए का जो GST बनता है ना 18%, ये गवर्नमेंट को जमा करा ऑनलाइन। पहले लैपटॉप खरीद, पहले सारी चीजें ऑनलाइन चेक कर और ऑनलाइन इंटरनेट ले और ये गवर्नमेंट को जमा करा दे। वो कहेगा भाई तेरा दिमाग खराब है, मैं ट्रक चलाऊंगा या मैं GST संभालूंगा? मैं GST कंप्लायंस करूंगा या मैं अपना अद्धा या पौवा संभालूंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं GST पे करूं। तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में, कुछ केसेस के अंदर रेसिपेंट ज्यादा स्ट्रांग है और हमारे को इस ट्रांजेक्शन को GST के दायरे में लेके भी आना है। तो हम क्या करेंगे? उस ड्राइवर का बोझ उठा के डाल देंगे कंपनी के ऊपर, बोलेंगे आप इसके बिहाफ पे GST पे करो। वो अलग बात है, आपको ITC दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे, वो पढ़ेंगे आगे हम। तो ये, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। जब रेसिपेंट पे करेगा तो उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज। हमने क्या करा? बर्डन उठा के सप्लायर का रेसिपेंट पे डाल दिया। सर ये बताओ, ये कलेक्शन का मेथड है, लेवी का मेथड है? अच्छा बताओ, लेवी किसके ऊपर होती है, सप्लायर के ऊपर या रेसिपिएंट के ऊपर? सर लेवी तो हमारी आई थिंक सप्लायर पे होती है। अरे आप भूल गए, मैंने आपको भी एग्जांपल कराया था, लेवी कभी किसी इंसान पे नहीं होती। लेवी किस पे होती है? लेवी एक्टिविटी पे होती है। लेवी किस पे होती है? लेवी हमेशा एक्टिविटी पे होती है, किसी पर्सन पे, इंसान पे कोई लेवी क्रिएट नहीं होती। सर बताओ, लेवी क्रिएट सप्लायर पे हुई या रेसिपिएंट पे हुई? लेवी क्रिएट हुई सप्लाई वर्ड पर, और जिसमें आप 3 क्लास लगा चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, और एक्सपर्ट नहीं हुए तो बार बार रिवाइज करोगे तो एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है, लेवी जो क्रिएट हुई वो सप्लाई पे भी नहीं हुई, सप्लायर पे भी नहीं हुई और रेसिपिएंट पे भी नहीं हुई। लेवी हुई सप्लायर पे। कलेक्शन की बात कहां पे आएगी? कलेक्शन हम या तो सप्लायर से करवाएंगे या फिर रेसिपिएंट से करवाएंगे। अगर रेसिपिएंट से करवाएंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज, उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज।
चलिए जी, इस कंसेप्ट को हम और करेंगे, आगे चलते हैं। एक सबसेक्शन और आया, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन और इंसर्ट किया, बल्कि इनफैक्ट अमेंड किया। पहले प्रोविजन क्या था कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सामान लेते हैं तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। आप अनरजिस्टर्ड से सामान लेना गुनाह माना जाता था सेक्शन 9(4) के अंदर। गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया और इसमें डाला कि हम कुछ क्लास ऑफ पर्सन को, सिर्फ और सिर्फ क्लास ऑफ पर्सन पे जीएसटी लगाएंगे और क्लास ऑफ पर्सन से हम जीएसटी चार्ज करेंगे। मतलब कि क्लास ऑफ पर्सन कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला जी, अगर कोई बंदा, कोई भी हो सकता है कि दवाई किसी से खरीदेगा तो हम उस क्लास ऑफ दवाई वाली कैटेगरी पे जीएसटी लगा देंगे रिवर्स चार्ज में। हमने बोला जी, अगर आप कोई गाड़ी किराए पे लोगे जिसका फ्यूल इंक्लूडेड है आपकी कॉस्ट में, तो हम आपके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगा देंगे। तो क्लास ऑफ पर्सन पे कोई खास नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन आई हुई है जो हमें पढ़नी है। उसका नाम है रेंटिंग ऑफ कार। रेंटिंग ऑफ कार, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। हमारे को जो मेन जो मुद्दा अपनाना है, आज जो पढ़ना है, वो पढ़ना है सेक्शन 9(3). सेक्शन 9(3) के अंदर टोटल 20 नोटिफिकेशन, 20 नोटिफाइड सर्विस है। सर गुड्स भी है सर्विस भी है, दोनों है। यस, गुड्स भी है सर्विस भी है। ये रेट आपको मैंने बता दिए हैं। इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा कि सर्कुलर में क्या होगा, बाद में कराऊंगा, ये अलग विषय है। रिवर्स चार्ज क्या होता है? पहली बात तो मैंडेटरी नेचर होता है। ये मैंडेटरी नेचर होता है, ये ऑप्शनल नहीं है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर है, जीटीए सर्विस दे रहा है और जीटीए सर्विस रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड गवर्नमेंट ने की हुई है। और वो कह रहा है जी, मैं तो बीकॉम पास हूँ, एमबीए करी हुई है मैंने, मैं ट्रक चलाता हूँ शौक के लिए, बट मैं अपना टैक्स खुद दे सकता हूँ फॉरवर्ड चार्ज में। आपने बोला रिवर्स चार्ज में पे करो, बट मैं खुद दे सकता हूँ, मैं खुद दूंगा टैक्स अपना। गवर्नमेंट ने बोला ये तुम्हारी तो मर्जी नहीं चल रही, ऑप्शनल नहीं है ये रिवर्स चार्ज। हमने बोल दिया रिवर्स चार्ज में कंपनी पे करेगी जीएसटी, तो कंपनी ही पे करेगी, आप अपना आपको ज्यादा होशियार मत समझो। तो रिवर्स चार्ज मैंडेटरी नेचर है। कुछ जगह पे गवर्नमेंट कुछ कंडीशन देगी, उस कंडीशन के अंदर आप रिवर्स चार्ज के अंदर फॉरवर्ड चार्ज को पे कर सकते हो, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी बाय द सप्लायर। कुछ जगह पे, बहुत लिमिटेड जगह पे ऑप्शन देगी, अदरवाइज 90% ये मैंडेटरी है और आपको रिवर्स चार्ज देना है। किसको? रेसिपेंट को ही देना है। ये रिवर्स चार्ज क्यों लाया गया? सर ये लाया गया ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि टैक्स कलेक्ट करने की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजी हो जाए। जो हमारा सप्लायर है वो कहीं ना कहीं वीक है, कमजोर है, और वो अपना टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहा, हमने रेसिपेंट पे उसकी लायबिलिटी डाल दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवी शैल बी देयर ऑन सप्लाई टू चार्ज आरसीएम, बिकॉज आरसीएम इज जस्ट मेथड ऑफ कलेक्शन। इफ एनीथिंग एग्जाम्ड ऑन जीएसटी, नो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम। ये आप यहां बना लो खतरा, ये खतरे की निशानी है सर। सर ये खतरा क्या होता है? आपको अपने नोट्स में जहां बनवाऊंगा खतरा, तो वहां पे खतरा जरूर बना लेना, मतलब इसको आप स्पेशल अटेंशन देके जाओगे जब रिवाइज करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं सर, आपने लेवी भी पढ़ लिया, सप्लाई भी पढ़ लिया, आपने फिर उसके बाद पढ़ा एग्जामिशन। एग्जामिशन आने के बाद बच्चा कहेगा जी इसके अंदर तो एग्जामिशन आई हुई है, छूट आई हुई है, बताओ रिवर्स चार्ज लगेगा? आप बोलोगे यस लगेगा सर, जीटीए में आ रहा है, यस लगेगा सर, वहां पे आ रहा है, वहां पे आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है हमारी। अगर भाई साहब, अगर कोई जीएसटी एग्जम्प्ट है तो बताओ कलेक्शन होगी? सर कलेक्शन तो होगी नहीं, तो क्या रिवर्स चार्ज की बात आएगी? मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ खुद अटक गया था। बीइंग अ फैकल्टी ऑफ आईसीए, जब मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ा तो मैं खुद अटक गया था इस बात पे कि कलेक्शन होगी तो ही आपकी आरसीएम की बात आएगी। अगर कलेक्शन नहीं हो रही, कोई चीज एग्जम्प्ट कर दी गवर्नमेंट ने, माफ कर दी, तो बताओ क्या आरसीएम की बात आएगी? आरसीएम की बात नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो 9(3) और 9(4) में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है 9(3) और 9(4) में, समझ लेते हैं। 9(3) में हमारा नोटिफाई गुड्स होते हैं और 9(4) में
क्लास ऑफ पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? अनरजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन। तो यहां पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन आई हुई है और यहां पे सीजीएसटी एक्ट में 20 सर्विस है, मतलब सर्विस में बात कर रहा हूं मैं, सर्विस, क्योंकि गुड्स वाली जो है वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आउट ऑफ कोर्स। आपको गुड्स की नोटिफिकेशन नहीं पढ़नी है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सर्विस वाले केस में गवर्नमेंट ने कहा कि एक सीजीएसटी एक्ट में 20 नोटिफिकेशन आई हुई है और आईजीएसटी एक्ट में 2 नोटिफिकेशन आई हुई, ये भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपको पढ़नी है ये 20 लिस्ट जो कि जीएसटी के सर्विस में नोटिफाइड है। हमारा जो सारा फोकस रहेगा वो 20 सर्विसेज को पढ़ने में रहेगा। सर हम कैसे याद करेंगे इसको? इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आप हमें दिखा रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी? मैं आपको एक लाइन से ही, 3 लाइन से ही ये सारी लिस्ट याद करवा दूंगा, बट आप थोड़ा पेशेंस रखें। क्लास के एंड तक आपको लगेगा ये तो चुटकियों में याद हो गई है मेरे को, सारी की सारी 20 की 20 सर्विस। तो करते हैं जी इसको 20 सर्विसेज को। तो हमारे कोर्स में गुड्स वाला केस नहीं है, तो मैंने आपकी अपने एग्जाम में नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप काटा लगा देना, मैंने यहाँ दिया हुआ है। बट हमें पढ़ना है सर्विस के केस जहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं जी, बड़े ध्यान से पढ़ना है हमारे को, ये बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है, एक एक वर्ड पे हाईलाइट करना है। सबसे अच्छी बात पहले यहां लिख लो, ये सिर्फ सर्विस की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3, या इसको मैं बोल दूं रिवर्स आरसीएम। ये सिर्फ सर्विस की लिस्ट है और आपके एग्जाम में सर्विस ही आएगी, गुड्स वाले केस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ना आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले है हमारी, सबसे पहले नंबर पे है सब सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। मैं जो लिख रहा हूं उस बात को आपको साथ में लिखना है और अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर अपना चार्ट बना लोगे तो वो तो सोने पे सुहागा है। यहां पे लिख लो जीटीए। सर ये जीटीए कौन होता है? जीटीए वो होता है जो रेडी पे गुड्स लेके जाता है। जीटीए वो होता है जो रिक्शा में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीटीए वो होता है जो मोटर व्हीकल होते हैं जिनको बिल्टी इशू करने की पावर होती है। ये बात किसने बोली है? कोर्ट ने बताई है कि जिसको बिल्टी इशू करने की पावर होती है, यानी कि कंसाइनमेंट नोट इशू करने की पावर होती है, उसी को हम जीटीए बोलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर एक रेडी वाला है, उसने नीचे टायर लगाया हुआ है रेडी के और वो एक गुड्स लेके जा रहा है, बताओ रिवर्स चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। जीटीए वही होता है जो कि कंसाइनमेंट नोट या बिल्टी इशू करता है। बस अब याद कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है ये बात। तो जीटीए सर्विस दे रहा है, कौन दे रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी दे रही है। तो ये जो रिवर्स चार्ज है वो तब लगेगा, ये पहली कंडीशन हो गई सर, पहली कंडीशन हो गई सर कि जीटीए होना चाहिए। बाद में इसको आप अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेना, मैं आपको बड़ा बता रहा हूं तरीका। दूसरी कंडीशन है सप्लायर ऑफ सर्विस की, कंडीशन ये है कि जो टैक्स ना दे 6% और 6%, यानी कि टोटल 12% टैक्स ना दे। इसका मतलब क्या दे? इसका मतलब क्या दे कि वो टैक्स, वो जो टैक्स लगाएगा बिल पे, मतलब वो बिल पे तो नहीं लगाएगा टैक्स, वो जो टैक्स रेसिपेंट देगा, रेसिपी में जो टैक्स देगा वो 5% देगा, तो ही जीटीए सर्विस में वो रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर मान लो एक ट्रक ड्राइवर है या मान लो एक कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने बिल पे लिख दिया 10,000 रुपए प्लस 12% और उसने दे दिया किसी कंपनी को,
तो उसका जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी, फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। एक बात आप यहां पे और लिख लो जो इंपॉर्टेंट है। हम कर रहे हैं अपना लेवी का चैप्टर, पेज नंबर 1। अगर कोई चीज रिवर्स चार्ज में लिस्टेड है, नोटिफाई अंडर आरसीएम, नोटिफाई आरसीएम, या तो वो सर्विस होगी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, या तो वो सर्विस होगी या फिर गुड्स होगी। ये आपके कोर्स में नहीं है, नॉट इन द कोर्स। ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में है। इसके अंदर टोटल 22 सर्विसेज, 20 सर्विसेज हमें याद करनी है जो हमारे एग्जाम का पार्ट है। अगर सारी कंडीशन पूरी होती हैं, ऑल कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो लगेगा हमारा, क्या लगेगा, फुलफिल होती हैं तो लगेगा आरसीएम। अदरवाइज क्या लगेगा, अदरवाइज अगर कंडीशन पूरी नहीं होती हैं तो लगेगा फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि सप्लायर टैक्स पे करेगा। उसके अंदर भी दो कंडीशन होंगी, या तो वो टैक्सेबल होगी एफसीएम में, या गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट कर देगी। तो अगर आपकी आरसीएम की जो कंडीशन पढ़ा रहा हूं सारी पूरी होती हैं, सारी पूरी होती हैं, तो हम तभी आरसीएम लगाएंगे। मतलब सप्लायर का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा रेसिपिएंट पे। सर सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो होता है जिसको पैसे मिल रहे होते हैं। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम क्या लगाएंगे, एफसीएम लगाएंगे, यानी कि सप्लायर खुद टैक्स पे करेगा। और अगर खुद टैक्स पे करेगा तो टैक्स पे करेगा या गवर्नमेंट उसको एग्जम्प्ट कर देगी। बहुत जगह पे गवर्नमेंट ने कहा कि हम सप्लायर को तंग नहीं करेंगे, हम तेरे को माफी कर रहे हैं, तो आरसीएम में तो आ नहीं रहा, हम तेरे को माफ कर रहे हैं। तो इस बात को हम दोबारा से करेंगे। अभी हम समझते हैं अपना ये वाला एंट्री को। तो अगर 5% टैक्स लगा हुआ है, अगर 5% टैक्स लगा हुआ है तो ही वो जीटीए में आएगा। 12% है तो क्या आएगा, एफसीएम में आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, रेसिपेंट भी स्पेसिफाइड है कि फैक्ट्री होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, और एनी रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, या बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। सब कुछ लिख दिया इन्होंने, सब कुछ लिख दिया इन्होंने। तो आप यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख लो, अगर हमारा रेसिपेंट अदर देन रजिस्टर्ड है, अदर देन, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो समझने के लिए, अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहां लिख लो अदर देन अनरजिस्टर्ड पर्सन। आप समझ नहीं आया हो, आपको ये बात समझ नहीं आई, आई नो आपको समझ नहीं आई, मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आई है। मैं समझाता हूं आपको। हम कह रहे हैं जी रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब आपका रेसिपेंट फैक्ट्री में आता है, सोसाइटी में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है, और रजिस्टर्ड है जीएसटी में। सप्लायर कौन, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, या कोई कैजुअल टेक्सुअल पर्सन है। उसके अलावा अगर वो रेसिपेंट है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। आप बताओ कोई बंदा अनरजिस्टर्ड है, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, तो मैंने एक ट्रक 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 की सर्विस ली, तो मैंने बोला जी मेरा जो गुड्स है ना वो यहां से छोड़ दिया करोल बाग। तो बताओ मेरे ऊपर आरसीएम लगेगा? मेरे ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा क्योंकि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो रजिस्टर्ड को छोड़ के जितने भी लोग हैं उन सब पे आरसीएम लगेगा। बाकी ये लिस्ट आपको याद नहीं करनी, आप एग्जाम में याद कर भी नहीं पाओगे, रख भी नहीं पाओगे। आपको याद करना है कि अनरजिस्टर्ड को छोड़ के अगर कोई रेसिपेंट है तो हम कह देंगे जी हाँ इसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। ये बात हो गई आपकी पहली। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक डाला प्रोवाइजो, हाउएवर रिवर्स चार्ज शैल नॉट बी अप्लाइड प्रोवाइडेड बाय जीटीए
टू, अगर जीटीए ने सर्विस दी है टू, किसको दी है? टू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, हमें कैसे इसको दिमाग में रखना है आगे। इस सारी नोटिफिकेशन में 3 वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा गवर्नमेंट, एक वर्ड आएगा गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एक वर्ड आएगा लोकल अथॉरिटी। बताओ, लोकल अथॉरिटी, हमारे जो कंसेप्ट पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, बताओ क्या गवर्नमेंट में आती है? प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी, क्या गवर्नमेंट में आती है? यस, ये गवर्नमेंट में आती है। तो हम ध्यान रखेंगे, जो गवर्नमेंट में आता है वो तो गवर्नमेंट में हो गया, पब्लिक कर लो यूटी। तो ये हमारी गवर्नमेंट में आती है। क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एंड लोकल अथॉरिटी, ये हमारी गवर्नमेंट में आती है। तो ये वाली बात तो मेरी यहाँ पे कवर हो गई गवर्नमेंट में। उसके बाद है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट आपको इस वाले प्रोविजन में याद करना है। उसके बाद है गवर्नमेंट एजेंसी, इसको लिखेंगे हम जीए, गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये 3 बातें एग्जामिनर इन 3 बातों में आपको घुमा सकता है। यहां पे बना लो खतरा। क्या बना लो? सर यहां बना लो खतरा। जहां जहां पे खतरा है ना, मैं आपको, हाई वोल्टेज का खतरा है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे खतरा है। एग्जामिनर यहाँ पे घुमा सकता है। वो आपको सिचुएशन ऐसी दे देगा कि गवर्नमेंट एजेंसी ने एक सर्विस ली है, जीटीए की सर्विस ली है, बताओ रिवर्स चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे ओहो, गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट आती है, यूटी आती है, लोकल अथॉरिटी आती है, बट क्या नहीं आती? गवर्नमेंट एजेंसी नहीं आती, एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती। आप टिक्का लगा के आ जाओगे, टक 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 टक, ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन मेरा, और बाहर आके तालियां मारोगे, ओहो ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया यार, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी पे लिखा हुआ था। इसीलिए आपको खतरा बनाया है मैंने, गवर्नमेंट एजेंसी पे भी ध्यान देना है। तो मैं इस सब नोटिफिकेशन में 3 शब्द यूज करूंगा जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट एजेंसी। जहां जहां जो वर्ड यूज होगा उसको ध्यान से देखना। अगर गवर्नमेंट वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एंड लोकल अथॉरिटी। ये तो गवर्नमेंट का मतलब हम पढ़ के आए हैं अपने पहले वाली क्लास में। बताइए सर, ये पहले वाली क्लास काम आ रही है या नहीं आ रही? कुछ बच्चे कहते हैं पहली क्लास तो बेकार है, उसमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट उसको ये सोचो कि उससे कंसेप्ट डेवलप हुआ, वो यहाँ पे काम आ रहा है। तो हमारी क्लास में लिंकिंग आपको बहुत मिलेगी जो आपको बरकरार रखनी है। उसके बाद इन्होंने यहाँ खत्म नहीं किया, कह रहे ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हो जीएसटी में फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। अगर आपने जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए होता है टीडीएस, अगर आपने जीएसटी में टीडीएस अंडर जीएसटी वाला टीडीएस है, ये इनकम टैक्स वाला टीडीएस नहीं है, ये जीएसटी वाला टीडीएस है, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पढ़ोगे आप फाइनल लेवल पे। तो जीएसटी वाला टीडीएस अगर आपने काटने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है इन लोगों ने, तभी हम इसको आरसीएम नहीं लगाएंगे, अदरवाइज हम उसके ऊपर आरसीएम लगा देंगे। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात सिंपल सिंपल दोबारा रिवाइज करते हैं कि जीटीए सर्विस के आगे लिख लो एग्जाम। सर आपको पता होता है कि आपको सपने में आते हैं आपको एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में कभी ना कभी तो आएगा। अभी कब आएगा ये तो भगवान ही जानता है, बट आएगा जरूर। तो उसके आगे लिख लो एग्जाम। दोबारा इसको रिवाइज करते हैं, जीटीए सर्विस अगर ने दी है किसको? किसी भी ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं है, उसको दी है, और हमने टैक्स लगाया है 5% का, तो जीटीए सर्विस में कवर होगा और रेसिपिएंट ही जीएसटी पे करेगा, बट आरसीएम नहीं लगेगा अगर हमने गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस दी है, उन गवर्नमेंट को जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया है टीडीएस काटने के लिए। अगर उन्होंने किसी और पर्पज से रजिस्ट्रेशन लिया है तो उनके ऊपर आरसीएम लगेगा।
ये बात हो गई हमारी एंट्री नंबर 1 की। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 2 की, लीगल सर्विस। गवर्नमेंट ने बोला लॉयर को ना हम तंग नहीं करना चाहते। लॉयर बेचारा कोर्ट में केस लड़ेगा या ये जीएसटी जमा कराएगा। अरे लॉयर बेचारा लॉ बनाने वाला है, लॉ समझने वाला है, तो गवर्नमेंट ने लॉयर को तंग नहीं किया और लॉयर से पंगे भी नहीं लिए। तो उन्होंने बोला जी लॉयर पे हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स चार्ज लगा रहे हैं। अगर कोई भी लॉयर, कोई भी लेयर कोई सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, यानी कि इंडिया में है। इस इंडिया को मैं प्रॉपरली डिफाइन करूंगा अपने आने वाली क्लास में कि इंडिया क्या होता है और टैक्सेबल टेरिटरी क्या होती है। उसके लिए आप वेट करना, समझाऊंगा आपको एक्सपर्ट लेवल पे। तो बिजनेस एंटिटी को दिया है, और इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है समझने वाली, यहाँ पे फर्म कवर है, और आप इसमें से बना लो कि एडवोकेट में एडवोकेट और फर्म दोनों कवर है, और एडवोकेट में जूनियर एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट दोनों कवर है। बट यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अगर वो काम कर रहे हैं तो कवर नहीं है। एग्जामिनर एमसीक्यू पूछेगा, एक एडवोकेट ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली है और वो कुछ सर्विस दे रही है किसी बिजनेसमैन को, बताओ रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग क्यों, यह लगेगा। बट यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कवर नहीं है, ओनली फर्म कवर है। अब सर लीगल सर्विस क्या हो गई, बताओ लीगल सर्विस क्या हो गई। एक एडवोकेट है, मैंने भी लॉ करी है, अब मैं लॉ करके किसी बंदे की जीएसटी रिटर्न भर रहा हूँ, मैं किसी बंदे की इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहा हूँ, मैं किसी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बताओ रिवर्स चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि लीगल सर्विस में नहीं आता रिटर्न भरना। एग्जामिनर यहाँ घुमाएगा, वो कहेगा जी एक एडवोकेट है उसने किसी बंदे की रिटर्न फाइल कर दी है, बताओ आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे लीगल सर्विस कहाँ है सर, ये इट इज नॉट लीगल सर्विस। Legal service means any services in relation to advice, consultancy in branch of any law। अगर कोई लॉ का मैटर है, किसी भी लॉ का मैटर है, हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी लेबर लॉ, एक्साइज सर्विस एक्ट, जीएसटी, किसी भी लॉ का मैटर है, उस लॉ के मैटर से वो अगर कोई काम कर रहा है या कोर्ट में पेश हो रहा है, तभी हम उस पर रिवर्स चार्ज लगाएंगे। फालतू फालतू काम करेगा कोई लॉयर, उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लो एग्जाम। छोटा सा एंट्री है बट एमसीक्यू बन जाएंगे इसमें कम से कम 50। अगर इंस्टीट्यूट बनाना चाहे तो इसी में 50 तरह के एमसीक्यू बना देगा। बट आपके माइंड में अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एमसीक्यू आप 1000 बना दो, हम आंसर दे देंगे। चलिए जी आगे, अगला है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर ये हमने पढ़ा हुआ है, हमें याद नहीं आ रहा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओहो, शेड्यूल 3 याद करो, वहां पे हमने कहा था जी कोर्ट शेड्यूल 3 में सारी बाहर है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट में नहीं आती, इसके ऊपर सप्लाई होगा, सप्लाई होगा तो ही तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर सप्लाई नहीं है तो क्या रिवर्स चार्ज की बात आएगी? सर आप दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो ये बात शुरू से। अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो क्या लेवी होगी? लेवी नहीं होगी सर। अगर कोई सप्लाई नहीं है तो लेवी नहीं होगी, लेवी नहीं होगी तो कलेक्शन भी नहीं होगी, कलेक्शन नहीं होगी तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लाई है, बाहर उसको किया जाता है जो अंदर है। हमने कहा था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को हमने बाहर नहीं किया तो वो सप्लाई है, सप्लाई है तो आरसीएम लगेगा। आगे जाके पढ़ेंगे इसमें हम कि अगर हमने आर्बिट्रल सर्विस दी है बिजनेसमैन को तो आरसीएम लगेगा। अगर दी है नॉन बिजनेसमैन को, नॉन बिजनेस पर्सन को, तो गवर्नमेंट ने उसको एग्जम्प्ट किया हुआ है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूं। चलिए जी आगे चलते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। बॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा एमसीक्यू पे काम कर रहा है आजकल। अलग अलग सीएस को बोल रहे हैं कि हमें एमसीक्यू दो, बना बना के, बना बना के, और एक से एक डेटाबेस उन्होंने तैयार कर लिया है एमसीक्यू। बट कंसेप्ट क्लैरिटी की बात कर रहा हूं। दो वर्ड यहाँ पे लॉ आपको देगा, एक देगा फॉर्म।
एक देगा बॉडी कॉर्पोरेट, और एक वर्ड है LLP। LLP पे इंस्टीट्यूट गेम खेलेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल चेक करोगे ना, मॉड्यूल, तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि फर्म के अंदर LLP भी आती है। तो अगर आप देख करोगे कंपनी लॉ को, कंपनी लॉ में चेक करोगे ना, तो LLP इज अ पार्ट ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। चेक करना आप। वैसे वहां कंपनी लॉ में बिल्कुल क्लियर नहीं लिखा हुआ, कुछ सेक्शनों को मिक्स इंटरप्रिटेशन करके निकालोगे तो ये आंसर आएगा कि बॉडी कॉर्पोरेट जो है, LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम के पर्पज से हम LLP को फर्म मानेंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है सर? मॉड्यूल में लिखी हुई है। और हम क्या कर रहे हैं? मॉड्यूल को ही डिस्कस कर रहे हैं, बट थोड़ा सिंप्लीफाई लैंग्वेज में। तो ध्यान रखना, फॉर्म के अंदर LLP भी आती है, LLP भी फॉर्म के अंदर आती है। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है बॉडी कॉर्पोरेट को या फॉर्म को। यहां वर्ड लिखा है पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है। बताओ LLP कवर होगी नहीं होगी? सर नहीं होगी, नहीं होगी। अगर वर्ड लिखा होता ओनली फॉर्म, तो यहां पे आता पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP, दोनों के दोनों आता है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप वर्ड लिखा हुआ है। बड़ी बारीकी से आपको ये समझना पड़ेगा। ये चीजें याद कैसे रहेंगी सर? याद आपको प्रैक्टिस से रहेंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे MCQ। बाकी लिस्ट में आपको याद कराऊंगा अभी क्लास के बाद, इस क्लास के थोड़े टाइम बाद। अगला कंसेप्ट है सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सर हम एक बना लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, स्टेट भी आ गई, यूटी भी आ गई, लोकल अथॉरिटी भी आ गई। उसके बाद कह रहा है जी क्या? बस इसका मतलब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये बात मुझे क्लियर हो गई सर, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ये बात मुझे क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहा है जी एक्सक्लूडिंग, अगर कोई सर्विस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को, किसी बिजनेस एंटिटी को दी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो। अगर हमने किसी बिजनेस एंटिटी को दी है तो हम क्या लगाएंगे? इस पे RCM लगा देंगे। बट एक्सेप्ट किया हमने किसको? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने यहां पे एक्सपेंड किया। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी एक्सक्लूड है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे हम क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड चार्ज लगाएंगे। ऐसा पढ़ के लग रहा है, फिर आगे पढ़ेंगे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज लगेगा नहीं लगेगा ये बात डिपेंड करती है, एग्जम्पशन तो नहीं आई हुई। अगर एग्जम्पशन आई हुई है तो फिर हमारा फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, एक्सेल, इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पे बनाओ खतरा। बच्चे सोच के जाएंगे कि सर यहाँ पे तो सारे के सारे पोस्ट ऑफिस वाले मैटर कवर हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा लाइफ इंश्योरेंस पे। लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पे RCM में नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या रखा है? प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस या कुरियर की सर्विस या इंश्योरेंस की सर्विस, वो भी कौन सी इंश्योरेंस? मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस हमारी RCM के दायरे से बाहर रहेगी। उसके बाद सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या फिर वेसल, इनसाइड और आउटसाइड, मतलब पोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर भी। तो ये हमारे, अगर मैं बात करूं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पहला, दूसरा पोस्ट इंश्योरेंस, तीसरा पोस्ट इंश्योरेंस के बाद एयरक्राफ्ट, और चौथा गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट। ये आपका RCM के दायरे से गवर्नमेंट ने बोला, अगर गवर्नमेंट दे रही है इन चीजों को, तो गवर्नमेंट कह रही है इन सर्विस को गवर्नमेंट दे रही है किसी पर्सन को भी, तो उस पे RCM नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है अगर एग्जम्पशन नहीं आई है। तो ये हम बात करेंगे, ये सर्विस आई है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। आगे चलते हैं जी, पॉइंट नंबर 5A। ए मतलब अमेंडमेंट होके आया है,
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5A है। सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल, मतलब ये भी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात किसके बारे में, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड। जो बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, जो बंदा रजिस्टर्ड है जीएसटी लॉ में, अगर हमने सरकार ने उसको सर्विस दी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है, उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। किस पे, रजिस्टर्ड पर्सन पे लगेगा रिवर्स चार्ज। थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, तो ये आपको करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की दो नोटिफिकेशन हमारी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं 5B पे। 5B क्या होता है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको याद, सिर्फ आपको याद करनी है सर्विस, समझने की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। आपके एग्जाम में अगर ये वर्ड आ जाए, डेवलपमेंट राइट, या टीडीआर वर्ड आ जाए, या ये एफएसआई वर्ड आ जाए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स आ जाए, तो आप मान लेना कि ये इस पे रिवर्स चार्ज पे करेगा, प्रमोटर पे करेगा। इसकी स्टोरी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू स्पेंड आवर टाइम टू लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरह का वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है, रिवर्स चार्ज लगाना है। उसके बाद है हमारा 5C, जो बात करता है लॉन्ग टर्म लीज। अगर आपने कोई दी है जो कि 30 या 30 से ज्यादा सालों के लिए है, एमसीक्यू यहां पूछा जा सकता है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म लीज दी है जिसकी 30 साल से ज्यादा की है, तो कंसिडरेशन के लिए दी है, और उसके ऊपर हमने कोई प्रीमियम वगैरह पे करा है, किसको, प्रमोटर को पे करा है, तो ये जो भी है, ये भी जो है रिलेटेड टू प्रमोटर है। प्रमोटर को अगर हम कोई लॉन्ग टर्म लीज दे रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे। ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली वाली जो है, यहां लिख लो एग्जाम। तो मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, डायरेक्टर का चैप्टर, डायरेक्टर का बात, वो बात यहाँ पे दोबारा रिपीट होगी। कह रहे जी सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर किसी डायरेक्टर ने बॉडी कॉर्पोरेट को, डायरेक्टर तो सर फर्म का होता ही नहीं है, एलएलपी का होता ही नहीं है, वहां तो पार्टनर होते हैं, डायरेक्टर तो कंपनी का और बॉडी कॉर्पोरेट का ही होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस दी है, उस पे कंपनी जीएसटी पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज। इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्टर सैलरी ले रहा है, तो वो शेड्यूल 3 में नॉट सप्लाई है, ये पढ़ा था हमने। अगर वो सप्लाई नहीं है तो रिवर्स चार्ज की बात नहीं आएगी। इसका मतलब ये कौन से डायरेक्टर है, ये वो डायरेक्टर है जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी बात ये कर रहा है। जो डायरेक्टर सैलरी रिलेटेड कटवा रहे हैं उस पे आरसीएम नहीं लगे, क्योंकि वो शेड्यूल 3 से ही बाहर है। जब शेड्यूल 3 से सप्लाई नहीं है तो लेवी नहीं है, लेवी नहीं है तो आरसीएम कलेक्ट की बात नहीं आएगी, और कलेक्ट की बात नहीं आएगी तो आरसीएम भी नहीं लगेगा। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको मैंने लिंक कर दिया अपनी इस क्लास से। आगे बढ़ते हैं जी, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस की सर्विस इंश्योरेंस बिजनेस में ही लगेगी, तो इसलिए इंश्योरेंस बिजनेस पे ही ये लगेगा। जो कंपनी इंश्योरेंस एजेंट रखती है और उसको कमीशन पे करती है, तो उसका जो जीएसटी है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, एजेंट पे नहीं करता। ये बात यहाँ पे लिखी हुई। उसके बाद रिकवरी एजेंट, इसके आगे लिख लो संजय दत्त। संजय दत्त एक मूवी आई थी, उसके अंदर बना था रिकवरी एजेंट, और रिकवरी एजेंट जो बना था उसके तो जीएसटी है वो कौन पे करेगा, वो कंपनी पे करेगी। वो कंपनी या तो बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो, दोनों कंपनी कहाँ पे हो, इंडिया में हो, तो उसको जीएसटी पे करना है। संजय दत्त को जीएसटी पे नहीं करना। उसके बाद है अपना नेक्स्ट, यहां लिख लो नेक्स्ट। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफ। ये जो है इसको दे रहा है, पब्लिशर को सर्विस दे रहा है। ये जो ऑथर है ये
सर्विस दे रहा है, जैसे मान लो सोनू निगम है, सोनू निगम ने टी सीरीज के लिए भी गाना रिकॉर्ड किया, तो गवर्नमेंट कंपनी कह रही थी सोनू निगम जीएसटी पे नहीं करेगा, वो सप्लायर ऑफ सर्विस दे रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, वो सप्लायर है, बट जीएसटी कौन पे करेगा? पे करेगी टी सीरीज जीएसटी पे करेगी। ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, पब्लिशर और म्यूजिक कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी। ये सारी चीजें मैं आपको याद करा दूंगा अभी, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। उसके बाद है 9A में लिखा हुआ है सर्विसेज बाय, यहाँ लिख लो एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत हद तक ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, वैसे भी आ सकता है, बट ये क्वेश्चन ये आपका डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में आएगा, अगर आएगा तो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन, और आया भी हुआ है, इसलिए बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? सर्विसेज बाय एन ऑथर, एक अलग से एक एंट्री बनाई गई, ऊपर भी ऑथर था बट यहाँ भी ऑथर है, अलग से एंट्री बनाई गई। ये ऑथर क्या दे रहा है? अपनी बुक का काम दे रहा है पब्लिशर को, पब्लिशर के लिए बेसिकली स्पेशली ऑथर के लिए आई है ये जो नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है जी, एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी, तो वो अपना ध्यान बुक लिखने पे लगाएगा या जीएसटी पे लगाएगा? उसने बोला जी आप बुक लिखो, अपना बुक पे ध्यान लगाओ, बाकी जीएसटी तो जो कंपनी है ना वो पे कर देगी, पब्लिशर जीएसटी पे कर देगा आरसीएम में। तो उस बंदे ने बुक लिखी, बुक लिखने के बाद इसका जो बिल बना बुक लिखने का, वो बना मान लो 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का बिल बना, सिंपल सिंपल 10 लाख रुपए का बिल बना, और इसने मांग लिया उस कंपनी से 10 लाख रुपए मुझे पे करो। तो अब जीएसटी किसको देना है? उस पब्लिशर को देना है। जीएसटी किसको देना है? आरसीएम में पब्लिशर को देना है 18%। पब्लिशर ने बोला मेरी बस की नहीं है ये आरसीएम आरसीएम, तू अपने आप पे कर, मैं नहीं पे कर रहा आरसीएम, मेरे तो तेरी बुक से मतलब है, अपनी बुक दे मुझे और अपनी पैसे ले 10 लाख रुपए, मुझे आरसीएम आरसीएम मतलब नहीं, तू अपना जीएसटी खुद पे कर। ये कहानी होने के बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, और कह रहे जी ऑथर अब बताओ क्या करे बेचारा, वो कह रहा है जी मैं क्या करूं बताओ, ये बंदा कह रहा है मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा, तो खुद जीएसटी पे करो। ऑथर कह रहा है यार मैं क्या करूं बताओ। गवर्नमेंट ने एक जगह पे, यहां पे सिर्फ हमने पढ़ा था अभी कि वैसे आरसीएम मैंडेटरी इन नेचर है, आरसीएम मैंडेटरी इन नेचर है, उसको आप ऑप्शनल नहीं बना सकते। सिर्फ ये वाला केस ऐसा है जहां गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है, कि ओनली एक ऐसा केस है इकलौता जहां पे गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि हम आरसीएम को फॉरवर्ड चार्ज बना सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसा इकलौता केस है जहां पे हम रिवर्स चार्ज को फॉरवर्ड चार्ज बना रहे हैं। हम कह रहे हैं जी ऑथर तू जीएसटी पे कर ले अगर कुछ बातें पूरी कर दे। ये बातें एग्जाम में आपको लिख के आनी है, और ये बातें क्या है मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, वही बातें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। कह रहे ये ऑथर जीएसटी में जीएसटी नंबर ले ले, ऑब्वियसली बात है बिना जीएसटी नंबर ले जीएसटी कैसे पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में? पहली बात, पहली बात तो आप ये लिख के आओगे कि ऑथर जीएसटी नंबर ले ले। दूसरी बात आप ये लिख के आओगे कि ये डिक्लेरेशन देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में। डिक्लेरेशन क्या देगा? कि मैं ये ऑप्शन चूज कर रहा हूं अपनी इच्छा से, कि मैं रिवर्स चार्ज की जगह फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करूंगा। सर ये सुविधा हर सर्विस में मिल जाएगी, जीटीए में लीगल में नहीं मिलेगी भाई साहब, नहीं मिलेगी। सिर्फ एक्सेप्शन ऑप्शन इस सर्विस के लिए ऑथर के लिए दिया गया है, ऑथर की बड़ी इज्जत की जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, ये ऑप्शन सिर्फ उसी को दिया है, और पढ़े लिखे भी होते हैं थोड़े से ऑथर जीएसटी जो, तो वो डिक्लेरेशन देगा। ये बात हो गई दूसरी, हर एक पॉइंट का एक नंबर है। उसके बाद वो कह रहा है जी डिक्लेरेशन देने के बाद वो क्या आएगा जी, मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैं जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में पे कर दूंगा, ये डिक्लेरेशन मैं दे रहा हूं। तो ये हो गई दूसरी बात, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या हो गई जी? पहली बात आपको लिखनी है, दूसरी बात लिखनी है आपको, तो यहां पे हाईलाइट कर लो, ये आपको डिक्लेरेशन देगा। और तीसरी बात क्या है? कंप्लाई करेगा सारे प्रोविजन को। ये हो गई तीसरी बात, कि वो इंश्योरेंस देगा कि मैं सारे कंप्लाइंस करूंगा जीएसटी के। ये आपको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, किसको? ऑथर को देनी पड़ेगी। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही शैल नॉट विड्रॉ सच ऑप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कह रहा जी एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया,
तो अगले 1 साल तक आपको इसको विथड्रॉ नहीं करने देंगे। मतलब जितनी भी बुक लिखोगे 1 साल तक, जितनी भी बुक लिखोगे हर बुक पे फॉरवर्ड चार्ज पे करोगे। उस पब्लिशर को हर बार आप फॉरवर्ड चार्ज पे जीएसटी लगा के बिल दोगे। तो 1 साल वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात और ये 5वीं बात, तो ये सारे पॉइंट आपको देके आने हैं। उसके बाद लास्ट में ही मेक डिक्लेरेशन इनवॉइस इशू बाय इन द प्रेस्क्राइब, वो क्या देगा, एक इनवॉइस भी इशू करेगा। और इनवॉइस कौन सा होगा, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। तो ये सारी बातें आपको बड़े तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आनी है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे जब करेंगे डिस्कशन क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आरटीपी में, ध्यान रखना इस बात को, ये बातें आप ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा ऑथर का जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। आगे बात करते हैं जी, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय ओवरसीज कमेटी। आरबीआई ये कमेटी बनाती है, उस कमेटी को जो पैसे देती है उस पे जो जीएसटी है वो आरबीआई खुद देगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करना तो कर लो। उसके बाद है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कुछ एजेंट होते हैं जो कि कुछ बैंक के बीच में या नॉन बैंक के बीच में क्या करते हैं, कुछ जैसे मान लो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है, उसने बोला जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने एक डीएस से बना दिया है। वो डीएस से फोन करेगा सबको, हाँ जी भाई साहब क्रेडिट कार्ड लेना है आपको, सर नमस्कार मैं बोल रही हूँ आईसीआईसी बैंक से और हमने आपको कॉल किया है। तो वो सारे आपको कॉल कर रहे होते हैं डीएससी वाले, जो कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं बैंक के। वो बैंक के बिहाफ पे अपने क्रेडिट कार्ड को बेच रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इन तरह के एजेंट से हम जीएसटी नहीं लेंगे, इनको तंग नहीं करेंगे, इनके बिहाफ पे एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे करेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो जो एजेंट है वो आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म नहीं होनी चाहिए। यहां पे बना लो खतरा। सर खतरा है यहाँ पे, यहाँ बहुत खतरा है। इंस्टीट्यूट गेम खेलेगा, खेलेगा, खेलने तो कोई बात नहीं, हम सारे हथियार लेके बैठे हैं। हमने कहा जी यहाँ खतरा है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल डीएसए अगर होगा तो ही आरसीएम में आएगा, अदरवाइज कहाँ आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। खतरा बना लो, काम आएगा बड़े आपके। उसके बाद है जी सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। कुछ बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं जो बैंकिंग कंपनी को फैसिलिटी देते हैं, उस केस में भी हमारा रिवर्स चार्ज लगेगा। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लो। उसके बाद सर्विसेज बाय एजेंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मतलब पत्रकार, ये जो होते हैं ना जो कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं बिजनेस के बारे में, जो कॉरेस्पॉन्डेंट करते हैं मतलब कि विचारों का आदान प्रदान या फिर कोई कागज का आदान प्रदान, तो वो अगर एजेंट है उस केस में भी अगर आपको हम रिवर्स चार्ज लगाएंगे। ये हो गई हमारी सर्विस। अब ये है इंपॉर्टेंट, सर ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी सर्विस, या लिख लो एग्जाम। जो मैं लिखा रहा हूँ ना एग्जाम उसको रिवाइज करे बिना चले मत जाना एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन बहुत 100%। बाकी चीजें मैं आपको ऐसी 3 वर्ड में लिखा याद करवा दूंगा। तो है आपका सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विस क्या होती है, सिक्योरिटी पर्सनल रखना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड देना किसी बिजनेसमैन को, किसी फैक्ट्री को, किसी ऑफिस को सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस देना, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज। कह रहा जी सिक्योरिटी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है, बट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ध्यान रखना है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा ही ये सर्विस आरसीएम में आएगी। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी है तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगी। अगला पॉइंट है सर, इसमें क्या क्या इन्होंने छोड़ दिया है, कह रहे नथिंग शेल कंटेन शेल अप्लाई। इसमें आरसीएम नहीं लगेगा अगर हमने इसको दी है। अब यहां पे दोबारा वही गेम आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी। सर ये कंसेप्ट याद काम आ रहा है आपके, यहां पे भी बना लो खतरा। खतरा है यहाँ पे, ध्यान रखना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो सब जगह खतरा हो गया तो फिर हम सब कुछ खतरा ही बना लेते हैं। जो चीजें याद रखने वाली है उसको खतरा बनाया जा रहा है ताकि आप उसको एग्जाम में स्किप ना करके जाओ। तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट में क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटिलिटी और लोकल अथॉरिटी। तो ये तीनों को हमने छोड़ दिया है। इनको अगर सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हैं तो हमारे को नहीं देना। यहाँ पे लिख लो एग्जाम अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कंपोजिशन डीलर को, जो कि सेक्शन 10 में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे अभी हम आगे, अगर हमने कंपोजिशन स्कीम के अंदर किसी बंदे को ये सर्विस दी है तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर हमने सिक्योरिटी सर्विस दी है कंपोजिट डीलर को तो आरसीएम नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इसकी एग्जाम में आने की, इस एमसीक्यू में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। सिक्योरिटी सर्विस हमने किसी बिजनेसमैन को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो ही वो सिक्योरिटी सर्विस आरसीएम में आएगी, बट बॉडी कॉर्पोरेट वाली नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट वाली नहीं आएगी, गवर्नमेंट एजेंसी वाली नहीं आएगी, और कंपोजिट डीलर वाली नहीं आएगी आरसीएम में। चले जी, उसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोटर व्हीकल सर्विसेज। मोटर व्हीकल कौन सा? जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है, इंपॉर्टेंट लिख लो, एग्जाम्पल लिखना, इंपॉर्टेंट लिख लो। अगर हमने मोटर व्हीकल किराए पे लिया है, हम जनरली क्या करते हैं, हम कहते हैं तेरा फ्यूल भी तेरा, ड्राइवर भी तेरा, गाड़ी भी तेरी, मेंटेनेंस भी तेरा, टोल भी तेरा, सब कुछ तेरा। तो हमने मोटर व्हीकल हायर किया है, तो जो कंपनी मोटर व्हीकल हायर कर रही है वो भी कौन सी कंपनी? बॉडी कॉर्पोरेट, ओनली बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई मोटर व्हीकल हायर कर रही है, उसका जो फ्यूल है वो भी वो दे रहा है, जो सप्लायर है वो इसका फ्यूल दे रहा है, तो उस केस में हम आरसीएम लगाएंगे। और आरसीएम लगाएंगे तो उसके ऊपर जीएसटी वो कंपनी पे करेगी, बट इसमें कंडीशन वही वाली जीटीए वाली है कि अगर आपने टैक्स लगाया है 12% का तो आरसीएम नहीं लगेगा। अगर आपने टैक्स लगाया है 5% का तो ही आरसीएम में आएगा। ये एज इट इज सर्विस लग रही है जीटीए को, और इसको साथ में पढ़ लेना ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हमें कैसे याद रखना है। दोनों वाली कंडीशन में क्या है, दोनों वाले केस में अगर 12% लगा दिया आपने, नोट 12%, अगर आपने 12% लगा दिया तो जीटीए में तभी आएगा जब आप 12% नहीं लगाओगे, अदरवाइज 5% वाले केस में ही जीटीए में या फिर मोटर रेंटिंग में वो आएगा। उसके बाद नोट दिया होगा जी जिन्होंने, नोट सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट इज इंक्लूडेड। कॉस्ट इंक्लूडेड है तो 5% लगाया है तो ही हमारा वो रिवर्स चार्ज में आएगा, 12 लगाया है तो आपका फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। ये बात हमारी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बट एग्जाम में आएगी नहीं आएगी आई एम नॉट श्योर, बट इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद अब लास्ट आती है आपकी लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। अगर किसी बोरोर ने कोई सिक्योरिटी लैंड करी है और उसके ऊपर कोई सर्विसेज दी है तो उसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा। इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए लैंडिंग ऑफ सर्विस आएगा, आरसीएम लगेगा। सर ये सारी नोटिफिकेशन अगर मैं काउंट करूं तो आप देखोगे 5A B C सब मिला के टोटल आपकी 20 नोटिफिकेशन है, 20 सर्विस हैं जो हमारे को याद रखनी है। अब मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी सर इसको याद करने के लिए। ये नोटिफिकेशन जो है ये आईजीएसटी लॉ में है, ये हमारे काम की नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दी है। इंस्टीट्यूट ने भी लिखा हुआ है कि ये आपको नहीं पढ़नी, इंस्टीट्यूट ने बल्कि दी भी नहीं हुई, मैंने दे दिया आपको, तो आपके काम की नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए है कि अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर आरसीएम लगता है, ये बात लिखी हुई है। अब आपको बताता हूँ कहानी, इन सब बातों की कहानी। तो 20 सर्विस हैं, कैसे याद करें कैसे याद करें, याद होगी नहीं होगी। मैं बैठ के बड़ा इस पे चिंतन कर रहा था। इससे पहले जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने इसकी एक कहानी बनाई हुई थी, एक छोटा वो बनाया हुआ था कि डायरेक्टर ऑन वेसल करके मैंने बनाया हुआ था कुछ, ताकि आपको याद हो जाए। अब इसके अंदर इतनी अमेंडमेंट आ गई है, इतनी नई एंट्री आ गई है, 5A 9A 5A 5B, तो मेरा जो कंसेप्ट है ना वो सर वो सारा हिल गया। पता है आपको जीएसटी लॉ में हर दिन में कोई ना कोई चीज आता रहता है, तो मेरा सारा वो जो मैंने बनाया था वो हिल गया। तो मैंने सोचा कि यार बच्चों को ये 20 नोटिफिकेशन कैसे याद होंगी,
तो बैठ के मैंने इसको बनाया, बनाने के बाद मैंने बड़ा प्रोमो कॉम्बिनेशन लगाया और लगाने के बाद मेरा दिमाग ही काम 2 घंटे बाद मैंने कुछ 3 वर्ड उसके निकाल दिए। 3 वर्ड निकालने के बाद मेरे को थोड़ा संतुष्टि नहीं हुई। मैंने विकास शर्मा जी को कॉल करा, मैंने कहा सर ये 3 वर्ड मैंने निकाले हैं, बट इसको मैं फ्रेम नहीं कर पा रहा अपने दिमाग के अंदर कि मैं इसको बोलूं कैसे बच्चों के आगे। तो विकास शर्मा जी ने बोला बड़ा आसान है यार, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं बताता हूँ क्या बोलना है आपको। तो मैंने जो 3 वर्ड निकाले वो निकाले, जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैंने निकाले जी 3 वर्ड, BSP, MMLA और गॉड। ये 3 वर्ड निकाल के मैंने विकास शर्मा जी को व्हाट्सएप कर दिया। उन्होंने बोला सर आपने तो सब पूरा काम तो कर दिया है, आपने निकाल दिया, अब इसमें दिक्कत क्या है? मैंने कहा इसको बनाऊं कैसे, क्या बोलूं इसको? तो हमने ये फाइनल किया कि एक हमारे यहाँ पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के एमएलए अपने आप को भगवान समझते हैं। ये अदरवाइज मत लेना, बच्चों को याद कराने, जो बंदा बीजेपी से है, बीएसपी से है या कोई पार्टी से, पार्टी वार्टी में मत जाना आप, सिर्फ याद करने के लिए हम कर रहे हैं। तो बीएसपी के एमएलए अपने आप को गॉड समझते हैं सर। बीएसपी के एमएलए अपने आप को गॉड समझते हैं। दोबारा बोलो, आप बोलो। सर हम कैसे बोले, हम तो कैमरे में हैं। भाई साहब हम भी कैमरे के सामने बोल रहे हैं, हमारे सामने कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, हमें एक्टिंग करनी पड़ती है आपके आगे कि हाँ आप, जैसे आप सामने बैठे हो ऐसे ही आप भी बोलो इसको, ये सोच के कि हम आपके सामने खड़े हुए हैं। तो बीएसपी के एमएलए अपने आप को भगवान गॉड समझते हैं। ये 3 वर्ड आपको एग्जाम में लेके जाने हैं। सर क्या एग्जाम में जाते ही चिपका दें इसको? अरे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना भाई। अगर आपको राइट अवे याद आ रहा है कि हाँ ये सर्विस है सर मेरी लिस्टेड में, तो फिर पढ़, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे वाले पन्ने पे, जो आपका पीछे वाला पन्ना होता है लास्ट पन्ना, वहां पे लिख के फिर याद करना क्या क्या इसमें आता है। अब पढ़ते हैं। बीएसपी एमएलए अपने आप को भगवान समझते हैं, गॉड समझते हैं, इसको मैंने कैसे बनाया है। पहला हो गया बी। बी को बनाया मैंने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, जो कि बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर है, तो समझ लो ये रिवर्स चार्ज में लिस्टेड है। जीएसटी कौन पे करेगा? एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की जगह रेसिपिएंट पे करेगा। उसके बाद एस बनाया मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ बातें याद रखनी है, वो आप याद रख लेना। तो सिक्योरिटी सर्विसेज एंड स्पॉन्सर सर्विस क्या बनेगा? एस बनेगा। उसके बाद है पी। पी मतलब प्रमोटर। प्रमोटर की 2 एंट्री थी, एक थी TDR, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड लॉन्ग टर्म लीज फॉर 30 years और मोर। इसको आप नोट्स में डाल लेना अपने आप। तो प्रमोटर की 2 एंट्री तो हो गया आपका BSP। BSP, बी से बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, बी से फैसिलेटर, बी से बिजनेस फैसिलेटर, एस से सिक्योरिटी और एस से स्पॉन्सरशिप सर्विस, और पी से प्रमोटर की 2, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और लॉन्ग टर्म लीज। सर बीएसपी ओवर। अब आते हैं एमएलए पे। एमएलए में क्या है सर? MLA मोटर व्हीकल रेंटिंग, म्यूजिक एंड म्यूजिक कंपोजर एंड ऑथर। म्यूजिक कंपोजर एंड ऑथर, ऑथर ना लिखो यहाँ पे क्योंकि वहां पे ऑथर का अलग से आ गया है। तो म्यूजिक कंपोजर, मोटर व्हीकल रेंटिंग की क्या आ गई? एमएलए का एम बन गई। उसके बाद एल मतलब लीगल सर्विसेज, एल मतलब लीगल सर्विसेज और लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये कौन करता है? बोरोवर देता है जीएसटी। तो MLA। ए मतलब ऑथर, ऑथर के लिए स्पेशल केस है जहां पे आपको ऑप्शन भी दिया है गवर्नमेंट ने, अगर कुछ कंडीशन पूरी कर लोगे तो आपको हम एफसीएम में जीएसटी पे करने देंगे। तो MLA। ए मतलब एजेंट, एजेंट में आता है रिकवरी एजेंट और इंश्योरेंस एजेंट। तो एजेंट में आपके 2 हो गए। और ए से बनेगा आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये कौन से वाला होगा? जो आपको बिजनेस को सप्लाई कर रहा है तो आरसी में आएगा, अगर नॉन बिजनेस को है तो एग्जम्प्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने आगे। उसके बाद बीएसपी के एमएलए, बहुजन समाज पार्टी के एमएलए अपने आप को भगवान समझते हैं। भगवान मतलब गॉड, गॉड मतलब जीटीए, पहला जीटीए फिर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर आप याद करोगे पहले में क्या था? गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एजेंसी प्लस गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये आप करोगे।
अगली गवर्नमेंट में क्या था, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात थी, और यहाँ पे सारी सर्विस कवर थी। तो ये आप अलग से लिख लोगे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट और जीटीए कहाँ आता है, जी में आता है। उसके बाद ओ, ओ मतलब ओवरसीज कमेटी, किसको, टू आरबीआई, ये भी याद हो गया। लास्ट में डी, डी मतलब डायरेक्टर एंड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कि ओनली इंडिविजुअल होना चाहिए, ओनली इंडिविजुअल होना चाहिए। तो हमने क्या बनाया था, दोबारा करते हैं एक बार, क्या याद करते हैं। बीएसपी, बी मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस मतलब फैसिलेटर, सी मतलब सिक्योरिटी सर्विस, एस मतलब सिक्योरिटी सर्विसेज, एस मतलब स्पॉन्सर सर्विस, पी मतलब प्रमोटर की दो, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज, बीएसपी, एमएलए, एम मतलब मोटर व्हीकल, एम मतलब म्यूजिक कंपोजर, एल मतलब लीगल सर्विस, एल मतलब लैंडिंग सर्विसेज, ए मतलब ऑथर, और एजेंट दो, कौन से, रिकवरी एजेंट और इंश्योरेंस एजेंट, और फिर ए मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जी मतलब जीटीए गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ओ मतलब ओवरसीज कमेटी, डी मतलब डायरेक्टर और डायरेक्टर डीएस से। ये हो गया बीएसपी के एमएलए अपने आप को भगवान समझते हैं। क्या आपको ये बात ध्यान रहेगी एग्जाम में, सर इसको दिमाग में रख लेना। जब आरसी का क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है बीएसपी एमएलए भगवान, बीएससी एमएलए भगवान, बस आपका सब कुछ आपको याद आ जाएगा। ये जो गुड्स की नोटिफिकेशन है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको आप, मैंने आपके नॉलेज के लिए दिया है, इसको आप काटा लगा दो। बड़ा खुशी होती है कुछ काटा लगाने में कि सर कुछ कोर्स कम हो गया, बोझ हल्का हो गया। हम आपका बोझ हल्का करने के तो आए हैं, विकास शर्मा जी और मैं। लास्ट में है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये क्या होते हैं सर, ये होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट पे मैंने कोई गुड्स बेचा है, या मैंने अमेजोन पे गुड्स लगाया है, या मैंने स्विगी पे गुड्स लगाया है, तो उसमें क्या होता है कि बेचने वाला अलग है, और सप्लायर अलग है, रेसिपिएंट अलग है, और बीच में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने बोला है कि ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा भी तो बस खाली एक शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी, क्योंकि इसका डिटेल डिस्कशन सीएफएनएल में करेंगे। ये बात इंस्टीट्यूट ने लिखी हुई है मॉड्यूल में कि इसका डिटेल डिस्कशन सीएफएनएल में किया जाएगा। तो इसको आप एक रीडिंग लगा के छोड़ सकते हैं, ये सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, समझेंगे इसको सीएफएनएल में। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा। अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट बट नॉट लीस्ट आइटम की, बात हम कर लेते हैं। ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये बात है रियल स्टेट की। रियल स्टेट में जो गवर्नमेंट ने रेट दिया, जनरली जो आपके रेट हैं जीएसटी के, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। जनरली जो आपके रेट हैं वो जीएसटी में ये हैं, 0%, 0.5%, 3%, 5%, 12%, 18%। गवर्नमेंट ने कहा कि जो रियल एस्टेट वाले हैं ना, वो बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा रेट कम करो, बिल्डिंग को आप जीएसटी में ले आए हो, बिल्डिंग जीएसटी में नहीं होनी चाहिए, आप इसको जबरदस्ती ले आए हो, तो इसका रेट कम करो, जीएसटी का रेट कम करो। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन निकाली, और नोटिफिकेशन में लिखा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, फिर भी हमारे मॉड्यूल ने दी हुई है, और मॉड्यूल की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। नोटिफिकेशन दी गवर्नमेंट ने 7/2019 TTR। ये बात करती है जीएसटी रेट्स इन रियल सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर, ये बात करती है, और ये नोटिफिकेशन आई है अंडर सेक्शन 9(4). ये बात इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 9(3) में नहीं है, 9(4) में ये नोटिफिकेशन आई है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम रियल सेक्टर पे, अगर आपका हाउस अफोर्डेबल है, और अफोर्डेबल की लिमिट गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो हम आपको ये रेट लगाएंगे 1% का। मैं बता रहा हूं अफोर्डेबल क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपका घर अफोर्डेबल है, तो हम, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई साहब पोस्ट कंस्ट्रक्शन शेड्यूल 3 में बाहर है, हम बात कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन की। तो अफोर्डेबल हाउस है, तो हम आपको 1% आप जीएसटी रेट लगा लेना, बट इसमें कंडीशन है कि आप आईटीसी नहीं लोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं लोगे। सर ये क्या होता है, टैक्स पेड ऑन परचेज।
कोई भी आपकी परचेज है उसके ऊपर कोई भी तरह का आईटीसी आप नहीं लोगे। ये कंडीशन है अगर आपको 1% टैक्स लगाना है, अफोर्डेबल हाउस में ही लगेगा। तो हमने बोला उसके बाद है अदर केस, मतलब कि अफोर्डेबल के अलावा गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे आप रेट लगा लो 5% का, बट आपको कंडीशन हम लगा रहे हैं नो आईटीसी, अगेन नो आईटीसी, क्योंकि अफोर्डेबल का रेट कम रखा है गवर्नमेंट ने और अदर का रेट रखा है 5%। तो अफोर्डेबल का रेट क्यों रखा है कि गरीब लोग खरीदते हैं, पुराने बेचारे जो गरीब लोग होते हैं या थोड़े से मतलब मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के बंदे होते हैं, वो अफोर्डेबल घर खरीदते हैं। और मोदी जी चाहते हैं कि हर बंदे के पास अपना घर हो, तो अफोर्डेबल घर के लिए गवर्नमेंट ने कहा रेट हम 1% जीएसटी लगाएंगे। अगर अदर घर है उसके अंदर भी हम आईटीसी नहीं देंगे, बट उसके अंदर रेट लगेगा 5% का। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन लगाई कि हम कुछ कंडीशन लगा रहे हैं, अगर आपको इस रेट में फॉल करना है, अगर आपको इन दोनों रेट में फॉल करना है, तो दोनों रेट में फॉल करने की एक कॉमन कंडीशन हम लगा रहे हैं। कॉमन कंडीशन हम लगा रहे हैं। कॉमन कंडीशन क्या है कि आपकी जो परचेज है, परचेज या इसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, इसको हम बाद में समझेंगे कि इनवर्ड सप्लाई एक्चुअली में क्या होती है। अगर आपकी परचेज है उसका 80% फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। आपकी टोटल परचेज का कम से कम 80% आपने खरीदा हो रजिस्टर्ड पर्सन से, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, और अनरजिस्टर्ड से ना खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% तक आप कुछ खरीद सकते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने लगाई कि सीमेंट जो है ना, सीमेंट सीमेंट जो खरीदोगे आप वो 100% रजिस्टर्ड से खरीदो। हमने कहा जी सीमेंट को किसी भी लोकल आदमी से खरीदोगे, इस दोनों कंडीशन से बाहर हो जाओगे। और कंडीशन से बाहर होने का मतलब क्या है, अगर कंडीशन नॉट फुलफिल्ड तो आपका जो रेट रहेगा वो रहेगा, नाउ द रेट विल बी 18%। आपका जो सॉरी रेट रहेगा आपका 18%। अगर आपने सीमेंट वाली बात पूरी नहीं करी, सीमेंट वाली, तो रेट रहेगा 28%, क्योंकि सीमेंट पे 28% का रेट है। तो बेसिकली ये वाली कंडीशन नहीं पूरी करी तो रहेगा रेट 18%, ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करी तो रेट रहेगा 28%। तो सिंपल सिंपल ये नोटिफिकेशन ये कहती है कि हम रेल सेक्टर पे रेट लगा रहे हैं 1% का और 5 का। 1% लगा रहे हैं अफोर्डेबल हाउस पे, 5 लगा रहे हैं नॉन अफोर्डेबल हाउस पे। और अगर आपने कुछ कंडीशन पूरी नहीं करी, मतलब आपने 80% परचेज अपनी अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड से नहीं करी, तो हम क्या लगा देंगे, रेट लगा देंगे 18% का। और आपने सीमेंट खरीद ली अनरजिस्टर्ड से तो रेट लगा देंगे 28%। ये बात इसमें लिखी हुई है, जो मैंने आपको थोड़ी सिंपल करके बता दी। अगर आप मॉड्यूल में पढ़ोगे तो आपको चक्कर आ जाएगा, इसलिए आपको इसको यहीं से पढ़ के जाना है एग्जाम में। और इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक आप एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछेगा भी एग्जामिनर तो आप इसका आंसर आप दे पाओगे। अब हम समझ लेते हैं सर ये हु इज अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल, ये आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे अफोर्डेबल हाउस वो होते हैं जो कि 60 स्क्वायर मीटर में बने हैं मेट्रोज के अंदर, और नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर में बने हैं, और जिसकी वैल्यू 45 लाख से कम है। यहां बना लो खतरा, एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है 45 लाख रुपए से वैल्यू तक को ही हम अफोर्डेबल बनाएंगे और उस पे लगेगा 1%, उसके अलावा जो बचेगा बैलेंस उस पे लगेगा 5%। ये कंडीशन मैंने आपको जो लिखी हुई है मैंने पढ़ा दी मैंने। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ।
इसके जो क्वेश्चन हैं, ये जो नोटिफिकेशन आई है हमारी, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दोबारा दे दी है, स्टार्टिंग में भी दे दी है, ये मैंने आपको करा दी है। ये हमारे मैटर का विषय नहीं है। जीएसटी रेट ऑन वेरियस सर्विस ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि रेट हमें एग्जाम में लिख के दिया होता है। उसके बाद ये हम कर चुके हैं कि कौन कौन सी सर्विस जो है सर्विस है लिस्टेड, वो हमारी कितनी सर्विस है, टोटल हमारी 20 सर्विस हमें याद करनी है। और यहीं पे लिख लेना पेपर के अंदर, ये भी लिख लेना PSP AMLA अपने आप को भगवान समझते हैं। इससे आपको सारे के सारी सर्विस याद आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा फैब्रिक वाला। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा थान है फैब्रिक का, उसको हमने काट के बनाए, छोटे छोटे थान बना दिए, तो बताओ रेट कौन सा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला रेट लगेगा थान वाला ही, क्योंकि हमने कोई स्टिचिंग नहीं करी है, बिना स्टिचिंग के हमने थान काट के कपड़ा अलग कर दिया है, तो जो रेट लगेगा वो थान वाला ही लगेगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बात पढ़ ली हमने, रेंटिंग ऑफ मोटर, जहां पे फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड होगी वहां पे आरसीएम लगेगा। और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डायरेक्टर वाले केस में। अगर डायरेक्टर पे आरसीएम लगेगा इनको छोड़ के, किनको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के, फुल डायरेक्टर को छोड़ के, और डायरेक्टर जिनके टीडीएस कट रहा है, इन तीनों को छोड़ के सब पे क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। तो ये हमारा चैप्टर हो गया ओवर। और इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे इसके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे आरटीपी में और आईसीआई के क्वेश्चन आंसर में आए, क्वेश्चन में आए हुए, पेपर में आए हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और बाकी लोगों को इसका बेनिफिट दो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।